कैसे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपने आईसीएससी इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम में जो है 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हो। व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो मेरे पास में थोड़ी वैलिडेशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स जो ना वो ऑलरेडी अपने आईसीएससी में जो ना वो इंग्लिश के पूरे कंप्लीटली में मतलब लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की बात कर रहा हूँ, वो सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। इस चीज के इंटरव्यूज हमारी तुमको वीडियोस कॉलम में ऑलरेडी दिख भी जाएंगे। सो व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो मेरे पास में थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस है 3.5 साल का कि मैंने बच्चों को गाइड किया है और एग्जैक्टली उन्होंने वो चीजें फॉलो करके दे हैव स्कोर्ड 80 ऑन 80 वेदर इन द इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम या फिर इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही डिटेल्ड वे में। ये वीडियो मैं कह सकता हूं मेरी आज तक की इंग्लिश लैंग्वेज पर सबसे बेहतरीन और सबसे तगड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में तुम्हारे सामने हर एक चीज खोल दूंगा, बिल्कुल रॉ एंड रियल होकर तुम्हें हर एक चीज में गाइड कर दूंगा कि कैसे एग्जैक्टली क्या चीज है फॉलो करके तुम अपने आईसीएससी के बोर्ड एग्जाम में, हाँ इस साल के ही 2025 के बोर्ड एग्जाम में या फिर आगे के बोर्ड एग्जाम्स में भी या फिर 2026 या 2027 बैच, जिस भी बैच के तुम हो, कैसे तुम अपने इंग्लिश लैंग्वेज के बोर्ड एग्जाम में 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो नो मैटर व्हाट व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, कितना भी समय तुम्हारे पास बचा हुआ हो, शायद से तुम्हारे पास पूरी साल रखी हुई होगी या फिर एक महीना बचा हुआ होगा या फिर जो है तुम्हारे पास 2 से 3 दिन ही आखिरी के बचे हुए होंगे, तुम 101% मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे रहा हूं, मैं अपने वर्ड्स भी जो बोल रहा हूं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं कि तुम अपने रिजल्ट में एक बहुत ही ड्रास्टिक ग्रोथ देखोगे और तुम इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी स्कोर कर रहे होगे उससे बहुत ज्यादा स्कोर करोगे। और अगर तुम्हारे पास में प्रैक्टिस करने के लिए इनफ टाइम होगा तो तुम 80 ऑन 80 भी स्कोर कर लोगे। तो प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बिकॉज दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। ठीक है, अब हम लोग जो है ना सबसे पहले तो यार चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अगर मैं स्क्रीन पर आ जाता हूं, यहां पर तुम देख रहे हो मैंने एक जो ना प्रॉपर तुम्हारे लिए चार्ट बना रखा है, क्या करना है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इफ यू गाइज विल सी दैट, तो यहां पर से हम लोग सबसे पहली चीज जो देख पा रहे हैं सो दैट इज कि हमारे पास में जो ना भैया 20 मार्क्स की जो है कॉम्पोजिशन आती है। क्या आती है भैया? 20 मार्क्स की हमारे पास में कॉम्पोजिशन आती है। कॉम्पोजिशन में मैंने आगे से यहां पर लिख रखा है आर्ग्यूमेंटेटिव। इसका मतलब क्या है? देखो मेरे जितने भी मेजरली स्टूडेंट्स जिन्होंने 79 या फिर 80 स्कोर किया है, उन्होंने जो ना मोस्टली 90% ऑफ देम उन्होंने जो है बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को जो ना ऑप्ट किया। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड कि तुम भी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को ऑप्ट करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं उसका रीजन भी तुम्हें बता देता हूं। सो दैट बेसिकली द थिंग इज कि यहां पर जब आपका एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आता है तो उसमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है, तो कन्वेंशनली तुम्हें उसके फॉर में खड़े होना है या फिर तुम्हें उसके अगेंस्ट में खड़ा होना है, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन एक चीज होती है ना कि हम कोई एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि यार मोस्टली सारी जो भीड़ होगी, जो क्राउड होगा, वो इसी जगह पर जा रहा होगा, फॉर में जा रहा होगा या फिर शायद से अगेंस्ट में जा रहा होगा। तो तुम वही चीज को पिक करके एक लॉजिकल रीजनिंग कर देना। बस क्या करना है ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होता है कि हाँ भाई ये 7 से 8 वैलिड पॉइंट्स है मेरे पास में इस चीज के फॉर के लिए या फिर इसके अगेंस्ट के लिए, जिस पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरा एग्जामिनर मुझे बहुत इजीली पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड कि तुम लोग जो ना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को ऑप्ट करना। आफ्टर दैट यहां पर से अगर तुम देखो तो 10 मार्क्स की जो है तुम्हारी लेटर राइटिंग आ रही होती है। सो लेटर राइटिंग में अगेन तुम्हारे पास में एक चॉइस होती है कि तुम्हें फॉर्मल लेटर लिखना है या फिर इनफॉर्मल लिखना है। वो जो भी होंगी चीजें मैं भी आगे तुम्हें बताता चलूंगा। फिर उसके बाद में 10 मार्क्स की हमारे पास में नोटिस एंड ईमेल मार्केटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली राइटिंग। ठीक है, तुम्हारे पास में जो ना लेकर के नोटिस एंड ईमेल की राइटिंग आ रही होती है, जो कि अगेन 10 मार्क्स की होती है। देन आफ्टर दैट 40 मार्क्स का तुम्हारा कलेक्टिवली कॉम्प्रेहेंशन और ग्रामर पोर्शन आ रहा होता है। सो कॉम्प्रेहेंशन तुम ये बचपन से करते हुए आ रहे हो, बस थोड़े से बेसिक लेवल पे कर रहे थे, एंड दैट्स कॉल्ड अनसीन पैसेज। ठीक है, तो ये तुमने जो ना क्लास 6-7 से ही स्टार्ट कर दिया था। तो जो यहां पर से हमारा कॉम्प्रेहेंशन पोर्शन है ये 20 मार्क्स का आने वाला है। फिर उसके बाद में जो हमारे 20 मार्क्स की ग्रामर आने वाली है, ठीक है, वो भी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें एग्जैक्टली हर एक चीज में कैसे क्या करना है, कैसे तुम टाइम मैनेज करोगे, किस चीज में कितना टाइम दोगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले तो इफ आई प्रोसीड, तो मैं ये मान के चलता हूं कि तुम लोग जो है कॉम्पोजिशन में बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव को ऑप्ट करोगे। लेकिन कब करोगे? जब तुमने जो है अपने बोर्ड एग्जाम में 2025 का बोर्ड एग्जाम हो, 2026 का बोर्ड एग्जाम हो, आई डोंट नो क्या स्टेटमेंट आ रही है, राइट। सो अगर तुम्हें स्टेटमेंट को देख के ऐसा लगता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम इस पे जो ना लेकर के बहुत अच्छे से चीजें लिख लोगे, तो फिर उसी को ऑप्ट करना। अदरवाइज अगर तुम्हें सिर्फ प्रणय भैया ने बोला है इसलिए आर्ग्यूमेंटेटिव करना है तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि अगर तुम्हें दिख रहा है राइट एट द मोमेंट के जो भी स्टेटमेंट आई है उसके लिए तुम्हारे पास में उतने वैलिड पॉइंट्स नहीं है।
सो बेटर इज दैट कि तुम भाई बाकी के जितने भी डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, शॉर्ट स्टोरी या फिर पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन जो भी होते हैं, जितने भी तरीके के एसेज होते हैं, उसमें से जो भी तुम्हें लग रहा हो कि जिस पे तुम सबसे अच्छे से लिख सकते हो, उसको ऑप्ट कर लेना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस सिंपल सा यही है कि तुम सारे ही एसेज के जितने भी टाइप्स होते हैं कॉम्पोजिशन के, सबको प्रिपेयर करके जाओ, इक्वली प्रिपेयर करो, बस आर्ग्यूमेंटेटिव को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और यहां पर इवन जो मैंने जो फॉर्मेट तुम्हें बता रखा है ना, ये तुम हर जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो यहां पर से देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग इंट्रो की बात करें, ठीक है, तो भाई आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को ही लिखोगे। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट आई है, तुम सबसे पहले तो जो ना उस पर 1 से 2 पैराग्राफ लिखो, इंट्रोड्यूसिंग दैट, समझ रहे हो, अबाउट इंट्रोड्यूसिंग दैट, समझ रहे हो, मतलब कि तुम जो ना उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे रहे हो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, 1 से 2 पैराग्राफ्स के थ्रू तुम ये समझाने की कोशिश कर रहे हो एग्जामिनर को कि मुझे इस स्टेटमेंट के थ्रू ये सारी चीजें समझ में लाइक आई हैं, और उधर से इधर से तुम्हें जो ना लेकर के आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अगर तुम लिख रहे हो, तो तुम्हारे को जो ना इतना क्लियर भी कर देना है कि भाई साहब मैं जो है स्टेटमेंट के या तो फॉर में हूं या फिर अगेंस्ट में हूं, ये चीज तुम्हें अपने इंट्रो में ही क्लियर करनी पड़ेगी, नॉट लाइक कि तुम पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट करोगे। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो मैं अपने टाइम पे भी करता था और मैंने पूरे टॉपर्स को, हर एक टॉपर्स को जो ना लेकर के रिकमेंड किया है कि भाई तुम ये चीज करो, तो वो अब वो करते भी हैं, दैट इज कि जब भी तुम जो ना ऐसे लिखने जाओ, तो पहले एक उसका प्लॉट तैयार कर दो, उसकी एक बॉडी बनानी जो ना लेकर के बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हम किस तरीके से जो ना उसको लिखने वाले हैं। तो अगर हमको 6 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं, तो पहले हम रफली जो ना उसका एक प्रॉपर प्लॉट बना लेंगे। ठीक है, कि मतलब मैं इस पॉइंट पर जो है ना बात करूंगा, फिर उसके बाद में कंक्लूजन में भी तुम जो ना 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हो, जिसमें से मैं बोलूंगा कि पहले पैराग्राफ में तुम ये कन्विंस कर सकते हो एग्जामिनर को कि कैसे जो भी चीजें मैंने बनाई हैं, लाइक बताई हैं, वो कैसे बहुत ज्यादा सेंस बनाती हैं, एंड देन उसके बाद में कि दूसरे पैराग्राफ में जो तुम कंक्लूजन का दूसरा पैराग्राफ लिखोगे, उसमें तुम्हें स्टार्ट ऐसे करना है कि दिस वाज अबाउट माय ओपिनियन। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यू ऑल एंडेड कि हाँ, हाउ इट वुड बी बेनिफिशियल किसी भी स्टेटमेंट के लिए जिसके भी तुम बात कर रहे हो, तो उसके फॉर या अगेंस्ट में ये कैसे बेनिफिशियल होगा, और उसके साथ में तुम अपने ऐसे को एंड कर दो। अदरवाइज अगर तुम किसी और ऐसे को ऑप्ट कर रहे हो, तो सेम तुम्हें उसमें भी यही रखना है कि पहले एक इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद में जो ना 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स बनाओ, जो कि जो है बहुत ज्यादा एक प्रॉपर, लाइक तुम समझ रहे हो कि लाइक तुम जो ना प्रॉपर एक डिफरेंशिएट कर पा रहे हो हर एक पॉइंट में, कि मैंने इस पॉइंट में इस चीज की बात करी इंडिविजुअली, फिर उसके बाद में अगले पॉइंट में दूसरी चीज की बात करी इंडिविजुअली। तो इस तरीके से तुमने 6 से 7 पॉइंट्स बना रखे हैं, देन आफ्टर दैट तुमने हर एक ऐसे में, क्योंकि ऑब्वियसली इफ देयर इज अ स्टोरी, तो तुमको उसको एंड करना होता है, तो वो भी तो एक कंक्लूजन ही हो गया, राइट। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई साहब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं व्हाइल राइटिंग एन एसे। सो सबसे पहली चीज तो आ जाती है भाई साहब सिंपल इंग्लिश। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एग्जामिनर वहां पर जो ना तुम्हारे टफ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को पढ़ने नहीं बैठा, दे आर देयर जस्ट टू चेक योर कॉपी। उनको जो ना जितना ज्यादा समय तुम अपनी कॉपी में रोकोगे, ये एक बहुत बेसिक सा रूल है, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए है, कि जितनी ज्यादा देर वो जो है तुम्हारी कॉपी में रुकेंगे, उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इसीलिए जब तुम सिंपल इंग्लिश लिखोगे, तो वो जो ना इजीली सारी चीजें पढ़ते हुए चले जाएंगे, और उसके बाद में वो तुम्हें इजीली मार्क्स दे भी देंगे, समझ लो। तो इसी से दूसरा पॉइंट जो है बहुत ज्यादा कोरिलेटेड, एंड दैट इज जस्ट डोंट फ्लॉन्ट योर वोकैबुलरी। मतलब तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आते हैं, किसी एक सरल वर्ड का तुम्हें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिनोनिम आता है, भाई प्लीज उसे यूज मत करो। अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग इट, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तो एक चीज मेरे लाल बस मेक श्योर कर लेना कि तुम्हारे को उसकी स्पेलिंग ढंग से आती है या फिर नहीं आती है। ठीक है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं पर भी लाइक स्पेलिंग में जो ना अगर 1-2 चीज भी ऊपर नीचे हुई, तो तुम उसे काटोगे, खुद से काट दोगे, या फिर अगर एग्जामिनर ने काट दिया, तो सीधा आधा मार्क्स वहां पर से हमारा चला जाता है। अब मान लो हमने 5-6 गलतियां भी ऐसे पूरे 350 वर्ड्स में, मैं मान के चल रहा हूं तुमने सिर्फ 5 से 6 वर्ड्स में भी ऐसी गलती कर दी ना, तो तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स चले जाएंगे। अब ये है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन क्योंकि बच्चे सोचते नहीं है उतना, तो इधर पे बहुत ईजिली अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं। देन उसके बाद में अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स। ठीक है, अदरवाइज तुम इनके जो ना इजी सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। अगेन नॉट लाइक सजेस्टिंग यू दैट, क्योंकि फिर तो वो आयरन ही हो जाएगी ना कि अभी भैया बोल रहे थे कि भाई साहब तुम जो ना लेकर के ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनोनिम्स यूज नहीं करो, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि तुम रिपीट नहीं करो वर्ड्स को। इफ यू वांट टू यूज वर्ड्स अगेन एंड अगेन, तो उसका एक ईजी सिनोनिम, अगेन नॉट जस्ट लाइक कि हमको अपनी वोकैबुलरी को लाइक फ्लॉन्ट करना है, बट हमको जो ना उसका बस एक सिनोनिम डाल देना, समझ रहे हो। उसके बाद में you have to use idioms, similes, metaphors और personification like in your essay, ठीक है, and that is suggestible from my end। क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो ना जब एग्जामिनर देखता है, तो बहुत इंप्रेस हो जाता है कि बच्चा ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ जो ना लास्ट के 1 दिन पहले कॉपी खोली होगी और उसने जो जो चीजें पढ़ी और आकर के यहाँ पर चेप दी। जब तुम कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे जो कि करना बहुत मुश्किल भी नहीं है,
इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो 1 या 2 या 3 दिन पहले भी, तो तुम ये जो है किसी भी मेरी यूट्यूब वीडियो के थ्रू या फिर अपनी बुक के थ्रू 1 से 2 घंटे में थोड़ी थोड़ी चीजें सीख सकते हो. सो यू कैन यूज द ईडियम्स, सिमिलीज, मेटाफॉर्स और पर्सोनिफिकेशन इन योर ऐसे. देन आफ्टर दैट अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर से तुमको कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है. सी यू आर नॉट टेक्सटिंग ऑन स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, समझ रहे हो कि तुम जो ना वांट टू लिखना चाह रहे थे और तुमने वाना लिख दिया, ठीक है, तो फिर जो है ना लेकर के तुम्हारे मार्क्स इतनी इजीली डिडक्ट हो सकते हैं अगर इफ यू आर डूइंग दैट, समझ रहे हो. उसके बाद में जस्ट चिक टू द वर्ड लिमिट, क्योंकि जैसे कि मैंने तुमको बताया कि भाई जितनी ज्यादा समय तक तुम एग्जामिनर को अपनी कॉपी में रुकोगे उतना ज्यादा वो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट करेगा, क्योंकि वो फ्री टाइम में और क्या ही करेगा यार, बच्चे के नंबर ही तो काटेगा, सिंपल सी बात है. उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करना है भैया हमारे ऐसे में, तो हम जो ना कलेक्टिवली लमसम 25 से 27 मिनट या 30 मिनट मैक्स ले रहे होंगे, जिसमें हमको जो प्लॉट तैयार करना है. हाँ भाई, आपने जब डिसीजन बना लिया इन द रीडिंग टाइम कि मैं इसके ऊपर लिखने वाला हूं, तो पहले 3 से 4 मिनट बैठ करके एक रफ प्लॉट बना लो, उसका पेंसिल से कहीं पर भी लिख दो, बाद में वो इरेज हो सकता है, ठीक है. उसके बाद में स्टार्ट राइटिंग, ठीक है. और मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं कि भाई साहब, आप प्लॉट बनाए बिना लिखना स्टार्ट मत करना सर, अदरवाइज यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन, या फिर तुम एक आध पॉइंट लिख के, इंट्रोडक्शन लिख के, फिर तुम बोलोगे यार अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक फील कर रहा हूं, अब चलो दूसरे ऐसे को ऑप्ट करते हैं. और जैसे ही तुमने वो पहला ऐसे काटा और दूसरा स्टार्ट किया, एग्जामिनर समझ गया कि तुम बहुत बड़े लूजर हो और तुम्हारे नंबर फिर वहां पर कटने 100% गारंटेड है. सो तभी ये आपको दो चीजों से बचा लेगा, तुम बीच में ब्लैंक एकदम कंप्लीटली ब्लैंक फील नहीं करोगे. दूसरी चीज, तुम्हारे पास में बस तुम्हें पता होगा कि भाई मुझे 20 मिनट में इन 6 से 7 पॉइंट्स पे लिखना है, दैट्स ऑल, ठीक है. उसके बाद में जब चेक करने बैठो तो भाई 2 से 3 मिनट में ये भी चेक कर लेना कि तुमने कहीं गलत स्पेलिंग्स तो नहीं लिख दिए, या फिर तुमने कोई 20 सेंटेंस में कोई तुम बीच में कोई एक वर्ड तो नहीं खा गए. क्योंकि हाँ, अब मान लो इफ यू वांट टू राइट समथिंग, सो अगर तुम एक सेंटेंस लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज डू नॉट यूज दीज थिंग्स, ठीक है, तो अब यहां से तुमने लिख दिया डू नॉट और यूज तुम गलती से खा गए, क्योंकि होता है ना हम एकदम से ऐसे हम उसको जो है ओवरलैप कर जाते हैं. सो अगर हमने मान लो सिंपली लिख दिया डू नॉट दीज थिंग्स, ठीक है, तो अब यहां से जब तुम ये चीज लिख रहे हो और यहां पर तुमने जो ना ये बीच में जो है यूज की जगह जो तुम खा गए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, इस केस में 101% तुम्हारा पूरा सेंटेंस काटेंगे और 1 मार्क्स उसके तुम्हारे कट जाएंगे. तो भाई ऐसे ही तो तुम्हारे नंबर काटे जाते हैं. वो तो हर किसी को पता है कि बच्चा जो लिख रहा है, अब वो क्लास 10th का बच्चा है, तो अगर उसका ओपिनियन उतना ज्यादा परफेक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो भी उसको नंबर दे दिए जाते हैं. अगर अब वो लेकिन लिख ही गलत रहा है, जो वो सोच रहा है उसके बाद में भी वो गलत लिख रहा है, मतलब उसको इंग्लिश ही नहीं आती ना, ऑब्वियस सी बात है. सो भाई इसीलिए आपके नंबर सबसे ज्यादा जो ना यही ओवर राइटिंग या फिर गलत स्पेलिंग्स में या फिर जो है गलत सेंटेंस फॉर्म करने में, इन्हीं सारी चीजों में कट जाते हैं. फिर उसके बाद में गोइंग अहेड, अब सबसे पहले तो आ जाता है भैया तुम्हारा लेटर राइटिंग. अब लेटर राइटिंग में मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा, इट इज अगेन अ सजेशन, बट ये मेरा इतना जो ना लेकर के प्रेशराइज्ड सजेशन नहीं है कि हाँ मतलब तुम करो ही करो, मैं उस पर इतना जो ना लेकर के स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ठीक है. इट्स टोटली अप टू यू, बट इट्स माय सजेशन कि तुम लोग जो ना फॉर्मल के साथ में आगे बढ़ना, क्योंकि फॉर्मल में एक एडवांटेज क्या होता है ना कि व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, तो वहां पर से जो ना तुमको यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है. वहां पर तुम्हें बहुत कुछ क्रिएटिव होकर के सोचना नहीं है. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका तुम सॉल्यूशन किसी से मांग रहे हो, यानी आप एक कंप्लेन ही कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बस वो बता दो. और हर एक चीज जो भी तुमसे पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम्स की स्टेटमेंट्स जो मिलती है फॉर्मल लेटर्स के लिए, वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, तो उस पर तुम 2 से 3 पॉइंट्स को बहुत ईजिली फिगर आउट कर सकते हो. तो अब इसमें याद रखना हमेशा, इफ यू आर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल, एक चीज जो क्लियर होनी चाहिए, जस्ट बी लाइक टू द पॉइंट, समझ रहे हो, एकदम अपनी टू द पॉइंट बात करो. कोई भी लेटर इसलिए नहीं लिखता है कि मतलब एकदम से वो जो ना कोई चीज के बारे में बात कर रहा था और एकदम से उसने पूछ लिया और क्या हाल चाल, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना ऑब्वियसली भाई, यू आर नॉट टेक्सटिंग और समथिंग. तो यहां पर से तुम्हें इतनी चीज मेक श्योर करनी है दैट व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर, तो आपको टू द पॉइंट रहना है. उसके बाद में स्टिक टू द फॉर्मेट, क्योंकि आपके फॉर्मेट के ही 1 से 2 मार्क्स हैं. तो पहले से जो ना लेकर के फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लाइक लेटर का जो ना, आप जैसे तुम फिजिक्स में भाई इतने 100 फॉर्मुलाज याद रख रहे हो, यहाँ पर जो ना तुमको सिंपली बस बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मेट से याद रखने. और अगर वही तुम्हारे लेटर में किसी भी चीज में नंबर कट रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है तो तुम्हारे को 2 मार्क्स तो भाई उसके मिलने ही मिलने हैं. और अगर तुम्हारा फॉर्मेट गलत हो गया तो तुम पूरा लेटर भी सही से लिख दो ना, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्लिश भी लिखोगे, तो अभी 8 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे. तो फॉर्मेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देन आफ्टर दैट अपने पूरे लेटर को बहुत ज्यादा क्लीन रखो, ठीक है, मतलब घौच पौच नहीं करनी है भाई. ऑब्वियसली अगर तुम सोचो तुम किसी को लेटर भेज रहे होते और उसमें तुमने घौच पौच कर रखी है, तो उसके दिमाग पे क्या इंप्रेशन बैठता है. अगर तुम्हारा कोई फॉर्मल लेटर है जिसमें तुमने कोई कंप्लेंट करी है, ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसका कभी भी सॉल्यूशन मिल पाता है. एंड स्ट्रक्चर्ड रखो उसे, समझ रहे हो, नॉट लाइक के फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लाइक पैराग्राफ 1 में जो ना यू आर ऑन अ प्रॉब्लम और फिर एकदम से तुम सॉल्यूशन पे जंप कर गए, फिर तुम फिर से प्रॉब्लम पे आ गए, फिर उसके सॉल्यूशन सजेस्ट करने लगे. तो ये चीजें नहीं करनी. यू हैव टू लाइक फॉर्म अ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ,
मेरी बात जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनके पास जाए। उसके बाद में तुम्हारे पास में प्रॉपर पंचुएशन भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक अगेन ना कि वांट टू को तुमने वाना भी लिख दिया या फिर वाना लिख दिया, सॉरी, तो उसको तुमने वाना लिख दिया, ठीक है, तो दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो वो चीज हमको जो ना अपनी क्लियर रखनी पड़ेगी। उसके बाद में टाइम भैया हमको कितना लेना है, टाइम इसमें जो है तो मैक्स टू मैक्स 12 से 15 मिनट मैक्स ले सकते हो। एंड ये इतना समय जो है भाई बहुत ज्यादा मोर देन इनफ है, ठीक है, मेरे हिसाब से। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो वी हैव दी नोटिस एंड ईमेल पोर्शन। तो अब नोटिस और ईमेल अगेन भाई ये भी फॉर्मेट का पूरा गेम है, एंड इफ यू जस्ट लाइक स्टिक टू द फॉर्मेट तो तुमको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है, क्योंकि पूरा फॉर्मेट का गेम है और इसमें कुछ बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। तो नोटिस के लिए आई वुड रिकमेंड यू, सबसे पहले तो विद इन 50 वर्ड इसको कंप्लीट करो, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम सोचो अगर तुमको एक नोटिस पढ़ रहे होते तो अगर वो बहुत लंबा नोटिस होता तो तुम बोर हो जाते, समझ रहे हो। तो तुमको एक ऐसा नोटिस बनाना है जो कि बस जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हर तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम से कम शब्दों में वो पहुंचा दे। उसके बाद में यहां पर तुमको कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स ऐड नहीं करनी है। लाइक यू हैव टू टॉक अबाउट द लोकेशन, वेन्यू, टाइम, डेट, इन सारी चीजों की बात करो। और उसके अलावा तुम कहीं पर भी मत भटको। जब तुम फॉर्मेट को एग्जैक्टली देखोगे ना तो तुम्हें प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि मुझे किन किन चीजों की कितने कम शब्दों में बात करनी है। उसके बाद में यूज द बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि बुलेट पॉइंट से क्या होता है ना, जैसे अब मैंने तुमको बताई ना ये 4-5 चीजें, टाइम, डेट, लोकेशन, इवेंट, वेन्यू, मतलब जो भी सारी चीजें हैं, सो व्हेन यू टॉक अबाउट देम, तो यहां से क्लियर है ना कि भाई मुझे इन 5 चीजों के बारे में बात करनी है, इन 5 की मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी, इतने समय पे होगा, इतनी डेट को होगा, इस जगह पे होगा, ये लाइक मेन पर्पस है। तो ऐसे करके इफ यू ऑल गेट अहेड विद दैट तो तुम्हारे बहुत इजीली मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। देन टॉकिंग अबाउट द ईमेल, तो ईमेल में याद रखना हमेशा लाइक व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल तो यहां पर तुमको टू द पॉइंट रहना है। उसके साथ साथ तुम्हें कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल ईमेल में नहीं करना है। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है और ये आगे के लिए भी याद रखना अपनी लाइफ में कि ईमेल्स में हम कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस को यूज नहीं करते हैं। लाइक वी डोंट राइट डोंट, हम प्रॉपरली डू नॉट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल, ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल। तो फिर अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि तुम इंस्टाग्राम पे चैट नहीं कर रहे हो, तुम ईमेल जब लिख रहे हो तो तुम किसी एक सीनियर अथॉरिटी वाले बंदे को लिख रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली आपको जो ना उसे ढंग से लिखना है, एक प्रॉपर वे में लिखना है। उसके बाद में टाइम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो टाइम इसके अंदर तुमको जो है मैक्स टू मैक्स 7 से 10 मिनट लेना है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर एक बार तुमने नोटिस का लेट सपोज जो ना फॉर्मेट तुमको अच्छे से आता है, अब तुम्हारे को एक स्टेटमेंट दी गई, उसमें ऑब्वियसली सारी डिटेल्स गिवन है, या फिर कुछ तुमको एक आध अपने हिसाब से ऐड करती है। भाई अब ये 50 वर्ड्स लिखने में तुम्हें 2-3 मिनट से ज्यादा क्या ही लगेंगे, सेम इसमें भी तुम्हें इतने ही वर्ड्स लिखने हैं, सो 2-3 मिनट से ज्यादा क्या ही लगेंगे। तभी मैंने बोल दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही ईजी टू गेट मार्क्स वाला फॉर्मूला है कि तुम लाइक 7 से 10 लाइक मिनट के अंदर अंदर जो ना नोटिस और ईमेल से अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। और इसमें मेजरली सारे बच्चे जो ना 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर भी लेते। तो अगर बेटा तेरे इसमें नंबर कट गए तो सोच ले तू कितना बड़ा गधा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग पैसेज की बात करते हैं, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस अनसीन पैसेज, जो कि हमारा 20 मार्क्स का आता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैंने इसके लिए एक इकलौती चीज ये ऐसी थी जिसके लिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई बच्चे इसे जो है 6th-7th से कर रहे हैं। अब 6-7 से कर तो रहे हो, लेकिन उस तरीके से अब नहीं करना है, बिकॉज नाउ यू आर इन योर क्लास 10th, ठीक है। तो अब वो समय नहीं है भाई, ऑब्वियसली, राइट। सो यहां पर से हमको सबसे पहले तो एक बात समझनी है दैट जब तुम उस अनसीन पैसेज को पढ़ रहे हो ना, उसे सिर्फ एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसे हमको एटलीस्ट 1.5 या 2 बार तो पढ़ना है। मतलब हमको पहली बार में जो ना उसको आराम से पढ़ना है, दूसरी बार में हम थोड़ा तेजी में पढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पहले ही अंडरलाइन कर लें, समझ रहे हो। पहले ही से अगर तुम अंडरलाइन करते चलोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी चीजें जरूरी थी और कौन सी नहीं थी। सो यस, अगेन हाईलाइट द कीवर्ड्स एज वेल, कि मतलब जब तुम उसे पढ़ रहे हो तो भाई साहब अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट कर दो पहले अच्छे से। देन उसके बाद में अब जब तुम आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है दैट जस्ट लाइक तुम जो ना जो ऐसे तुमसे कोई चीज पूछी गई है और तुम क्या करते हो ना कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस में लिख करके आ जाते हो। ये मैं इस पे जो ना मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स के वो क्या करते हैं पता है, फोर्थ मिस्टेक भी जो ना एक ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं मोस्टली 95% ऑफ द स्टूडेंट्स करते हो। तुम शायद सोच भी रहे हो कि भाई ये तो कितनी सरल चीज है, उसमें तुम्हें ये कर दूंगा, लेकिन ये मत करना। जस्ट डू नॉट कॉपी पेस्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट ऑफ द अनसीन पैसेज, ये गलती मत करना, ठीक है। पहली बात तो तुम उसे रिफ्रेज करो, हाँ वही सेम चीज उठाओ लेकिन उसके वर्ड्स समझ रहे हो, तो उसे जो है कंप्लीटली चेंज कर दो, रिफ्रेज कर दो उसको। और उसके बाद में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जितनी डिटेल गिवन उसमें थी
उसी के हिसाब से आंसर करना है, लेकिन पूरा आंसर करना है, एक पूरा सेंटेंस को हमको फॉर्म करना है, नॉट लाइक कि हम एक अधूरे सेंटेंस में आंसर लिखा है, ठीक है। उसके बाद में अब हम अगर आ जाते हैं हमारे लास्ट पोर्शन पे, विच इज द ग्रामर पोर्शन। टॉकिंग अबाउट द ग्रामर पोर्शन, अब ये भाई एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर बच्चे अपने सबसे ज्यादा मार्क्स खो देते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा सरल पोर्शन है, क्योंकि अगर तुम अपने 3 से 4 दिन पहले भी, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लेट सपोज अभी 1 या 2 दिन या 3 दिन भी बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, या फिर अब तुम्हारे पास पूरी साल भी रखी हुई है, तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास कम से कम समय है, तो उस कम से कम समय के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है कि तुम लास्ट 15 ईयर्स के जो ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। कुछ नहीं करो, उनकी फास्ट सॉल्विंग करो। इसमें देखो पता क्या, बहुत सिंपल सी चीज बता दूं कैसे तुम अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे इतने कम समय में। तुम्हें एक आंसर जो ना तुम्हारी गट फीलिंग के हिसाब से सही लग रहा होगा, और एक एक्चुअल सही आंसर होगा। तो जब जब तुम गट फीलिंग के हिसाब से रॉन्ग होने लगो ना, ठीक है, सो जस्ट लुक एट वन थिंग, एक चीज पे देखना सिर्फ कि जो सही सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, मतलब उसमें जो सही आंसर गया है, ठीक है, तो वो जो वर्ड मैंने डाला है ना, जो सही वर्ड है एकदम, वो वहां पर अगर आप जा रहा है, क्योंकि देखो मोस्टली क्वेश्चंस कैसे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स होंगे, या फिर जो ना तुम्हें पूरे कंप्लीट सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को कंप्लीट करना होगा विद द राइट वर्ड्स, विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वो भी जो चॉइस हमारी जा रही है ना, ठीक है, जो हमारे हिसाब से सही नहीं थी लेकिन आंसर के हिसाब से सही थी, वो जाके कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर रही है, ठीक है, और फिर उस हिसाब से आंसर दैट थिंग। उसके बाद में फॉलो द रूल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि भैया तुमको जो ना भाई साहब रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। और अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, मेरी वीडियोस देखना, ग्रामर वाली कुछ वीडियोस होंगी, उसके थ्रू तुम लोग जो ना एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि रूल्स एग्जैक्टली हैं कैसे। फिर उसके बाद में बी काम वाइल आंसरिंग एज वेल, मतलब जब भी तुम आंसर कर रहे हो, एक चीज और तुम्हें मेक श्योर करनी है कि तुम जो ना बहुत ज्यादा शांति से आराम से आंसर कर रहे हो, नॉट लाइक हड़बड़ाहट में कर रहे हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, इनिशियली जितना भी समय वो कॉम्पोजिशन, लेटर राइटिंग, नोटिस एंड ईमेल, और फिर उसके बाद में अनसीन पैसेज पर दे देते हैं, उनके पास बहुत कम समय बचता है फॉर देयर ग्रामर पोर्शन, और उसी की वजह से उसे ये ऐसे समझते हैं कि भाई इसमें तो मैं बस फटफट फटफट लिख के 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुमको जो ना हर एक सेंटेंस पे एटलीस्ट 2 या 3 बार सोचना है कि जो भी मैं चूज कर रहा हूं क्या वो सही है या फिर नहीं। उसके बाद में जैसे कि एज आई टोल्ड यू, मेक अ कंप्लीट सेंटेंस बिफोर आंसरिंग एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले, जब भी उसमें तुम कोई भी ऑप्शन लिख रहे हो, आंसर कर रहे हो, तो पहले कंप्लीट सेंटेंस बनाओ, फिर उसका देखो कि वो क्या साउंड ही सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उससे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये चीज सिर्फ तब करनी पड़ेगी जब तुमने जो ना साल भर पढ़ाई नहीं कर रखी और एंड के दिन पे जो ना तुम सोच रहे हो कि मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। अदरवाइज अगर पूरी साल है तो तुम लोग जो ना फिर रूल्स पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो। लेकिन ऑब्वियसली मैं जहां तक जानता हूं, द टाइम व्हेन आई एम लाइक ड्रॉपिंग दिस वीडियो, बच्चों के पास समय नहीं है। तो जो चीजें मैंने तुम्हें ये 3 चीजें बताई ना, इससे तुम्हारा बहुत तगड़ा तुम्हारी बहुत तगड़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में भैया जैसे कि आपने बोला कि एंड के 5 मिनट में करने वाली चीज नहीं होती है, तो हमको इसको कितना समय देना है। तो टाइम के हिसाब से बात करें तो भाई साहब तुम्हारे पास में कम से कम 30 मिनट्स तो होने ही चाहिए। मतलब 30 मिनट, हाँ भाई, एटलीस्ट यू मस्ट हैव इतना टाइम, 30 मिनट तुम्हारे पास एंड में बचे होने चाहिए, जो कि तुम इसको दोगे और प्रॉपरली जो ना अपने मार्क्स को सिक्योर करोगे। उसके बाद में अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुम्हारे को कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज कि एंड में 10 से 15 मिनट बचा लेना अपने पूरे पेपर को चेक करने के लिए। हाँ, तुम्हारे पास इतना समय है क्योंकि तुमने चीजों को एकदम अगर सही से समय दिया है तो तुम्हारे पास में रिवीजन के लिए टाइम होगा। नॉट लाइक बस तुम ऐसे लिखे जा रहे हो और एकदम से जो ना एग्जामिनर आया और उसने जो ना ऐसे कॉपी छीन के वो भाग गया। उसके बाद में बी काम एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि देखो बच्चे जो सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स खो देते हैं, वो ये सोचते हैं मैंने साल भर नहीं पढ़ा और मैं बस अब लिखने आ गया हूं, तो मैं उतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता हूं। बट तुम्हें रहना है, कॉन्फिडेंट रहोगे तब सबसे ज्यादा जो है ना तुम्हारे मार्क्स निकलेंगे। अगर तुम पहले ही बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, राइट, और अगर तुम इसमें पैनिक कर गए तो बस सब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी मैं खुद से बोल रहा हूं, डरना मत, कुछ नहीं है, ये आराम से बहुत इजीली तुम बहुत तगड़े मार्क्स सिक्योर करोगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई देखो, ये पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तुम्हारा जो आंसर है ना, दैट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब किसी के हिसाब से कुछ हो सकता है, किसी के हिसाब से कुछ हो सकता है, अलग अलग वर्ड्स में हो सकता है, लेकिन एक मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई आंसर इस मोटिव के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका प्रेजेंटेशन। सो हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इज योर आंसर, लाइक योर आंसर, हाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट योर आंसर, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई उसके लिए भाई साहब आपकी अच्छी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जितनी भी मैंने बताई हैं, आई नो दैट काफी लंबी वीडियो बन गई है जस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन मैंने जितनी वीडियो बना ये जो वीडियो में जितनी भी चीजें बताई हैं, ये बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तभी मैंने एक ही वीडियो में सबको कंपाइल करके तुमको बता दिया, ठीक है। बाकी यार अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।